A few days ago, I asked you through a community post how you wanted this series. Majority of you said that instead of watching dozen of videos, you want one complete roadmap for last 30 days. So instead of making multiple videos, I spent my time making one detailed and practical execution plan that you can follow till your exam day. Now let me ask you one simple question. अगर आज से एग्जैक्टली 30 दिन बाद तुम्हारा CA फाउंडेशन का पेपर है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम कल सुबह उठ के क्या पढ़ोगे? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, या फिर 2 घंटे सिर्फ टाइम टेबल बनाने में ही निकाल दोगे? ये लास्ट के 30 डेज ही डिसाइड करेंगे कि आपका CA फाउंडेशन का रिजल्ट क्या आने वाला है। इस पॉइंट पर आकर अगर आपने लेजीनेस दिखा दी या प्रोक्रेस्टिनेशन करने बैठ गए या बेकार का स्ट्रेस लेकर आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जनवरी अटेम्प्ट देने से। दिस इज़ वेरी 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 क्रूशियल टाइम फॉर यू। और अगर तुम्हारा ये सेकेंड, थर्ड या उससे भी ज़्यादा कोई अटेम्प्ट है तो एक बार खुद से मिरर के सामने खड़े होकर पूछना, तुम एक और अटेम्प्ट अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? दैट्स वाई नेक्स्ट 30 days प्लान मैटर. If you already have a solid plan and you know what to study for the next last 30 days, that's great. But if you are still confused, what should I study? In what order should I study? How much time I should give to each chapter for the revision? When should I solve MTPs and RTPs? How much I need to solve it? Then this video is specially made for you. Watch this video till the end. The timetable I'm going to share with you is not random. I arrange in the manner so that high weightage वाले चैप्टर सबसे पहले, थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल इक्वल बैलेंस, लॉ को कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते रहना और बीच बीच में काफ़ी सारे बफर डेज दिए हैं सबकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, और जो लास्ट वीक होगा वो प्रॉपर एग्जाम मोड के लिए डेडिकेटेड रहेगा. My 30-day plan is divided into 4 simple phases. Phase 1 is foundation building. For the first 8 days, we will focus mainly on law and maths to build a strong base. Phase 2 is also about foundation building, but in the next 8 days, we'll focus mainly on accounts and economics, but with solving 2 law questions daily so that your law writing practice stays active. Phase 3 is for your performance check. These 8 days are kept for revision, buffer time, and mock test. In those 8 days, you will identify your weak areas, your mistakes, and fix them before the final stretch. Phase 4 is exam mode. The last 6 days are kept only for full-length mock test and plus final last revision. So you can enter the exam with full confidence. Day-wise targets बताने से पहले एक और important बात, मैंने इस प्लान की PDF इंटेंशनली नहीं बनाई है. रीज़न सिंपल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स PDF डाउनलोड करके रख लेते हैं और वो उनके डाउनलोड फोल्डर में पड़ी रह जाती है. इसीलिए मैं आपको एक एक दिन का सारा प्लान बताता रहूँगा. आपने एक कॉपी का पेज लेना है या तो किसी भी रजिस्टर जहाँ आपका मन करे वहाँ लिखना है, वहाँ आप उसको लिखते चलना. प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी मत लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका एग्ज़ाम, आपके अटेम्प्ट. मेरा काम तो आपको गाइडेंस देना बस. अब बात करते हैं फेज़ नंबर 1 की, जो था आपका फाउंडेशन बिल्डिंग का. फेज़ नंबर 1 में आप लॉ और मैथ्स को साथ चला रहे हो, जिसमें डे नंबर 1 में आपका टारगेट है सोगा के 2 यूनिट्स प्लस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन. डे 2 में सोगा की बची कुची 2 यूनिट्स और इसके साथ आपका सोगा ख़त्म हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा है और दोनों इंपॉर्टेंट है. ये डे 3 करना है आपको पार्टनरशिप एक्ट प्लस इंडेक्स नंबर. पार्टनरशिप एक्ट एक ही दिन में निपटाना है आपको. इंडेक्स नंबर इसलिए मैंने उसके साथ छोटा सा टॉपिक रखा है, लेकिन फिर भी इंडेक्स नंबर 4 नंबर का होता है और बहुत इजी आता है. इंडेक्स नंबर तो बिल्कुल मत छोड़ना, पता नहीं बच्चे छोड़कर क्यों जाते हैं इसको, बहुत इजी होता है ये. डे 4 है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए प्लस लॉजिकल रीजनिंग. डे 5 भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस लॉजिकल रीजनिंग. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए सिर्फ मैंने 2 दिन रखे हैं, या तो 2 दिन में आप इसके 9 यूनिट है जहाँ तक मुझे याद है, तो 4-4 करके वो निपटा देना. जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी यूनिट्स तो कवर कर ही नहीं होगी. कोई 4 करके बैठा हुआ, कोई 5, कोई 6, कोई 7. 9 के 9 बहुत रेयरली होंगे. 2 दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इसलिए रखे हैं कि आपका जितना आप 2 दिन में आप कर पाओ कर लेना. मैं तो बोलूँ 60-70% आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 2 दिन में कर देना और ईजिली हो भी जाएगा. साथ में आपको लॉजिकल रीजनिंग तो करनी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है. डे 6 में आपका रहेगा कंपनीज एक्ट प्लस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. कंपनीज एक्ट का भी सिर्फ एक ही दिन रखा मैंने.
डे 7 में आपको या तो LLP या IRF कर लेना, उसके साथ आपको करना है मैथमेटिक्स और फाइनेंस। LLP और IRF दोनों आप एक साथ कर पाते हो तो कर लेना, बहुत वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर फिर नहीं हो पाता आपसे तो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक कर लेना। इसके साथ में आपका रहेगा मैथमेटिक्स और फाइनेंस डे नंबर 7 पे। डे 8 में आपका रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्लस सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 नंबर का आता है, एक दिन में इजीली हो जाता है, वन शॉट से कर लेना। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन 4 नंबर का रहता है, 4 से 5 नंबर का, और ये भी इजी होता है, इसको भी छोड़ना मत, वन शॉट देके करना, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। फेज 1 में अगर आप देखोगे तो आपकी लॉ 80-90% कंप्लीट हो जाएगी। मैथ्स में आपकी LR कंप्लीट हो जाएगी, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी, और रह जाएगी बिजनेस मैथमेटिक्स, वो आपको मैं आगे बता दूँ कैसे करनी है। और अगर किसी दिन आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो पैनिक मत करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके डे 4 के टारगेट्स पेंडिंग रह जाते हैं तो आप उसको डे 5 में लेके मत बैठना प्लीज़। डे 5 के जो टारगेट हैं आपको डे 5 में निपटाने हैं और डे 4 को होल्ड करके चलना। आगे के टाइम में मैंने बफर डेज रखे हैं और काफ़ी सारे हैं, मतलब ठीक ठाक बफर डेज भी रखा है मैंने। तो ये जो टारगेट्स आपके रह जाएंगे वो आपको उस दिन करना है, बाकी के शेड्यूल को मत इंटरप्ट करना, नहीं तो फिर लास्ट के 30 दिनों में फंस के अपनी ऐसी तैसी करा लोगे। अब आपका फेज 2 चालू होगा फाउंडेशन बिल्डिंग का, इसमें भी आपके 8 दिन रहेंगे टोटल। फेज 2 फाउंडेशन बिल्डिंग रहेगा जिसमें आपके टारगेट जिसमें आप कवर करोगे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, और साथ में आपके लॉ के क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी। डे 9 के टारगेट है आपका कंपनी अकाउंट्स प्लस डिमांड एंड सप्लाई। डे 10 कंपनी अकाउंट्स फिर से प्लस नेचर, स्कोप एंड बिजनेस साइकिल। कंपनी अकाउंट्स थोड़ा लेंदी है और 25 मार्क्स की वेटेज रखता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। कोई आपको समझदार एडवाइस दे कि कंपनी अकाउंट्स छोड़ दो तो आप उस समझदार को छोड़ना, कंपनी अकाउंट्स को नहीं। और कंपनी अकाउंट के साथ में मैंने इजी टॉपिक रखे हैं, डिमांड एंड सप्लाई इजी है, एक बार आपको डिमांड समझ आता है तो सप्लाई तो कुछ भी नहीं रह जाता। और नेचर, स्कोप एंड बिजनेस साइकिल तो 1-2 घंटे का खेल है, तो आप मेजॉरिटी टाइम कंपनी अकाउंट्स को दे सकते हो। डे 11 आपका रहेगा फाइनल अकाउंट्स और सोल प्रोप्राइटर प्लस नेशनल इनकम। सोल प्रोप्राइटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में आपका हो जाता है, अगर आपकी एक बार भी करा होगा आपने तो 2-3 घंटे में हो जाता है, क्योंकि 11-12 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगते हैं इसमें। 1-2 आपको एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी, बाकी सब बिल्कुल बेसिक्स हैं। डे 12 NPO प्लस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की भी मैंने 2 दिन रख दिए हैं, क्योंकि नेशनल इनकम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में हो सकता है किसी से ना हो पाए, इसलिए मैंने 2 दिन रख दिए हैं। NPO भी छोटा सा हो जाएगा, 3-4 घंटे का भी ये भी हो जाता है। डे 13 पार्टनरशिप प्लस पब्लिक फाइनेंस। डे 14 पार्टनरशिप प्लस प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसमें मैंने पार्टनरशिप के 2 दिन रखे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप अगेन बहुत ही बड़ा चैप्टर है। बहुत ही बड़ा क्या मतलब, यूनिट काफ़ी ज़्यादा है, एक बार इसे कॉन्सेप्ट समझ आता है तो ये भी ईजी है और बहुत स्कोरिंग है, 20-22 नंबर का आता है, तो उसको भी मत छोड़ना, जितनी आप यूनिट कर पाओ उसकी कर लेना। और डे 13 में आपका पब्लिक फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स में। डे 14 में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। डे 15 में आपका रहेगा BRS प्लस डेप्रिसिएशन प्लस मनी मार्केट। BRS डेप्रिसिएशन 10-10 नंबर के आते हैं, 4-5 घंटे का खेल है ये भी। BRS तो 1-1.5 घंटे में हो जाता है। डेप्रिसिएशन में मानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, बाकी मनी मार्केट का तो आपको एक वन शॉट देखना है, आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसके रीड करना है, आपका ये भी हो गया। डे 16 आपका रहेगा इन्वेंट्रीज प्लस इंटरनेशनल ट्रेड। फेज 2 आपका डे 16 के साथ खत्म हो जाएगा, जिसमें आपके अकाउंट्स का ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस कंप्लीट, इकोनॉमिक्स का 70-80% सिलेबस कंप्लीट, एंड लॉ के भी आप डेली प्रैक्टिस करते आ रहे हो। 10 से लेकर 14 के बीच में आपके क्वेश्चंस हो चुके होंगे। इस वीडियो को सेव करके रखना, एंड जब आपका डेली का डे 1 का टारगेट कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट में लिखना डे 1 टारगेट कंप्लीट, कमेंट करते रहना ऐसे, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं फेज नंबर 3 की। फेज 3 आपका परफॉर्मेंस चेक वाला रहेगा। इसमें डे 17 का आपको लेना है टेस्ट नंबर 1 अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स दोनों का। डे 18 का आपका रहेगा टेस्ट नंबर 2 लॉ प्लस मैथ्स दोनों का। डे 19 बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्लस प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, ये आपका पहले रह गए थे, ये आपको करने हैं। इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट्स बिल्कुल मत छोड़ना, 15 नंबर का टॉपिक है। डे 20 बफर डेज। डे 20 आपका रहेगा बफर डे, अगर आपका कुछ पेंडिंग रह रहा है तो बफर डे की तरह लेना। अगर आपने अब तक का टारगेट्स और फॉलो करा होगा, इसमें आप अकाउंट्स की थ्योरी भी कर सकते हो। अगर आपकी अकाउंट्स की थ्योरी नहीं करनी है तो आप टेस्ट भी ले सकते हो अपना दोबारा से, किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट का जो आपका वीक हो। डे 20 में भी सेम आपका यही रहेगा बफर डे। अगर बफर डे नहीं तो मैथ्स का जितना भी आपका टॉपिक्स रह रहा है वो कर लेना, या तो आप टेस्ट ले लेना अपना खुद का।
डे 22 में आपकी इको की क्विक रिवीजन रहेगी। डे 23 में आपकी इको की क्विक रिवीजन प्लस टेस्ट। डे 22 और डे 23 में 2 दिन आपको इको को देने हैं प्रॉपर। जैसे एग्ज़ाम से 1.5 दिन पहले हम पढ़ते हैं वैसे इन 2 दिनों में पढ़ना है। और डे 23 के एंड में आपको इको का खुद का टेस्ट लेना है। डे 24 मैथ्स की क्विक रिवीजन, डे 25 मैथ्स की क्विक रिवीजन प्लस टेस्ट। 2 दिन में आपको जैसे मैथ्स का 1.5 दिन में आप करना होता है, यहाँ मैंने आपको 2 दिन दिया है ताकि पेपर से पहले ही आपके एक बार उसको एक्सपीरियंस मिल जाए कि आपको 1.5 दिन में कैसे पढ़ना है। या तो फिर भी मैंने आपको 2 दिन दिए हैं वहाँ, लेकिन सिर्फ आपके पास 1.5 दिन होंगे। 2 दिन में आपको मैथ्स को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है और टेस्ट लेना है। डे 26, 27 में लॉ के लिए रहेगा, ऐसे ही 2 दिन में रिवाइज करना और टेस्ट। डे 28, 29, 30 ये मैंने तीनों कंप्लीट बफर डेज रख दिए हैं। इन तीनों में करना है आपको सेल्फ का खुद एनालिसिस अपना, कहीं कहाँ क्या क्या गलतियाँ अभी तक आपने करी है पिछले टेस्ट में, या कहाँ कोई रिवीजन आपकी कम रह रही है, कोई टॉपिक छूट रहा है, ये आपको लास्ट के 3 दिन में करना है। डे 28, 29, 30 अब खुद देखो मैंने कितने सारे बफर डेज दिए हैं आपको। ये सब तो वो हो गया जो आपको करना है। अब लास्ट के 30 डेज में जो आपको नहीं करना है अब वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है आपका डोंट कीप चेंजिंग योर टाइम टेबल। आज मेरा टाइम टेबल, परसों किसी और का टाइम टेबल, फिर अगले दिन टेलीग्राम से किसी ने भेज दिया उसका टाइम टेबल। प्लीज़ स्टॉप इट। कोई भी एक प्लान को पकड़ो, बेशक 2-3 वीडियो स्टार्टिंग में देखो, जो प्लान अच्छा लगे उसको फॉलो करो और उसी एक प्लान पे लास्ट के 30 दिनों में टिके रहो। प्लान चेंज करने का टाइम नहीं होता ही है। नंबर 2 है डोंट स्टार्ट न्यू लेक्चर्स। अगर आपका कोई भी टॉपिक अभी तक अनटच्ड है तो उसके लेक्चर्स देखना बिल्कुल भी मत बैठना। अगर आप गलती से भी इसको देखने बैठ गए, ये लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन होगा आपकी। जस्ट फोकस ऑन रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द सिलेबस यू ऑलरेडी हैव कवर्ड। कोई नया कुछ नहीं करना है आपने। नंबर 3 रहेगी आपकी डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन। आपका दोस्त बोल रहा होगा उसने 4 मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिए, कोई बोलेगा मैंने अकाउंट्स में ये छोड़ दिया, कोई बोलेगा यार तूने तो ये करा नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट डे 30 दिनों में इन सब चीज़ों से दूर रहना। मैं तो कह रहा हूँ ब्लॉक कर देना सबको जो आपको हल्का सा भी नेगेटिव करने की कोशिश करे तो, क्योंकि लास्ट के 30 दिन में कंपैरिजन से मार्क्स नहीं बनते, एग्जीक्यूशन से बनते हैं। जितना ज़्यादा एग्जीक्यूट करते रहोगे उतने आपके मार्क्स स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे। नंबर 4 है डोंट स्किप मॉक टेस्ट बिकॉज यू वर स्केयर्ड। बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उनको हमेशा यही लगता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, सबको यही लगता है कि यार अभी मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कल दूंगा, आज ये टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ फिर कल दूंगा। ना वो टॉपिक ख़त्म होता है ना वो कल कभी आता है। और ऐसे कल करते करते आपका फाइनल पेपर ही आपका पहला मॉक टेस्ट बन जाता है। और जो गलती आपको मॉक टेस्ट में करनी होती है वो आप पेपर में कराते हो, फिर आपके लगते हैं अटेम्प्ट। इसीलिए जितनी आपकी तैयारी हो, जब मैंने आपको बता रखा है इस दिन आपको टेस्ट देना है, वो आपको टेस्ट उसी दिन दे देना, बच जाओगे। नंबर 5 है आपका डोंट पैनिक। अगर आपका 1 या 2 दिन खराब जाता है, 1 या 2 दिन खराब होने से आपका पूरी मेहनत नहीं खराब हो जाती। हो सकता है मौसम चेंज होता है तो आप बीमार हो जाओ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुद को नेगेटिव मत रखना। 1, 2 दिन, 3 दिन हो जाता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, हर कोई बीमार पड़ता है। बल्कि जब मेरा जनवरी अटेम्प्ट का लॉ का पेपर था ना, जो 1.5 दिन का रिवीजन का टाइम होता है, मैं उसमें बीमार हो गया था बुरी तरह। 102, 103 मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। पैरासीटामोल खा के अपना स्टडी टेबल पे बैठ रहा था, कॉफ़ी पे कॉफ़ी पेल रहा था ताकि मेरा ब्रेन एक्टिव रहे किसी भी तरह। कहने को उस अटेम्प्ट में फेल हो गया था, लेकिन लॉ में मेरे 48 या 49 समथिंग मार्क्स थे, मैं लॉ में पास था। 1-2 दिन खराब होने से कुछ नहीं होता, बस जब आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते हुए चलना। अगर आप तब मेहनत करते हुए चलोगे तब आपको 1-2 दिन खराब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगले 30 दिनों में स्ट्रैटेजीज देखना बंद कर देना। जितनी देखनी थी आज और कल में देख लो बस। अगर लास्ट के 30 दिनों में स्ट्रैटेजीज ही देखते रहोगे तो एग्जीक्यूट कब करोगे तुम? तो कोई भी स्ट्रैटेजीज देखो, उसको खुद को एनालिसिस करो एंड देन जो अच्छी लगे उसको फॉलो करना। मैं ये नहीं कह रहा मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एक बार आप उसको लिख कर खुद को एनालिसिस करो ये आपके लिए सूटेबल है क्या नहीं है, लीव इट, किसी और की देखो। बट जल्दी से जल्दी करो, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ के लिए एक दिन से ज़्यादा मत देना। वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके बता देना। कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे DM कर देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी कुछ ना कुछ हेल्पफुल वीडियोस में डालता रहूँगा। हरे कृष्णा।